गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण से हमारा क्या अभिप्राय है, पर्यावरण मीन्स एनवायरनमेंट से हमारा क्या मीनिंग है। हमारे आसपास की लिविंग और नॉन लिविंग सभी थिंग्स को मिला के ही हम क्या कहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इकोसिस्टम, पारितंत्र। सभी लिविंग और नॉन लिविंग सभी थिंग्स के बीच में जो इंटरेक्टिंग होता है एनर्जी का, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बिटवीन लिविंग टू नॉन लिविंग और नॉन लिविंग टू लिविंग, जो इंटरचेंज होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हुए, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक, मींस जैविक और अजैविक। तो बायोटिक्स मींस जैविक कंपोनेंट जो हैं, जो ऑर्गेनिज्म या कंपोनेंट्स लिविंग हैं, वो सारे क्या हैं, इसके जैविक या बायोटिक कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी कुछ में आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स में, जैविक तत्वों में इसके। और विंड, एयर, रेनफॉल, सॉइल, मिनरल, ये सारे किस में आएंगे, इसके फिजिकल फैक्टर्स मींस अबायोटिक, अजैविक कंपोनेंट्स में। तो इकोसिस्टम मींस क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग और नॉन लिविंग टू लिविंग, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एनर्जी का इंटरचेंज, इंटरेक्शन ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम, पारितंत्र। तो इसमें सबसे पहले क्या आते हैं, प्रोड्यूसर, या आप जिसको आप बोलते हैं हिंदी में उत्पादक। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने आप बना लेते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, प्रोड्यूसर या ऑटोट्रोफ्स। तो ये क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या है, जमीन में से कुछ मिनरल्स, इनको मिक्स करके और लाइट की प्रेजेंस में ये एक प्रोसेस करते हैं, जिनसे इनके अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। जो ग्लूकोज है वही प्लांट्स का क्या है, फूड है। तो जो प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, उनको आप क्या बोलते हो, प्रोड्यूसर या ऑटोट्रोफ्स। इसका एक अनदर नेम भी है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जिसके अंदर क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरिया आते हैं, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर अपना फूड बनाते हैं। इसको आप क्या बोलते हो, फाइटोप्लैंक्टन। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोसेस की, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी चीज़ें हैं, क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, मींस प्रकाश संश्लेषण के लिए। सबसे पहले ग्रीन प्लांट होना चाहिए, उसके ऊपर सनलाइट होनी चाहिए, और ज़मीन से ये क्या लेगा, मिनरल लेगा, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और अपना प्रोसेस करेगा। इस प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो एयर में रिलीज़ कर देगा, और जो ग्लूकोज है वही इस प्लांट का क्या होगा, फूड होगा। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इससे प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो फूड खुद बनाते हैं वो आपके, हमने क्या पढ़ा है, प्रोड्यूसर, और जो उसको कंज्यूम करते हैं, जो उसको यूज़ करते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, कंज्यूम। अब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर जो हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर को अपने फूड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। इनको आप हेट्रोट्रोप्स भी बोल सकते हो, परपोषी। तो हेट्रोट्रोप्स जो हैं या कंज्यूमर हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, जो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, मीन्स जिसको आप हिंदी में बोलते हो शाकाहारी। और सेकेंडरी कंज्यूमर, ये क्या करते हैं, जो हार्बीफायर है, मीन्स शाकाहारी हैं, उनको खाते हैं। तो मीन्स ये क्या हुए, मांसाहारी। इसका एग्जांपल क्या है, डॉग, फॉक्स, वॉल्फ, ये सारा कुछ क्या है, सेकेंडरी। इसके बाद टर्शरी कंज्यूमर भी होते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर को आगे खाते हैं, मीन्स जैसे लॉइन, फीड और वॉव्स। इसी कड़ी में आगे है डीकम्पोजर, जिसको आप बोलते हो अपमार्जक। ये डीकम्पोजर क्या करते हैं, जब कोई भी जानवर मर जाता है तो उसको दोबारा एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स करने का काम करते हैं डीकम्पोजर। तो मीन्स ये एनवायरनमेंट की क्लीनिंग का काम करते हैं। अगर कोई जानवर है जिसकी डेड बॉडी कहीं रोड पे पड़ी है या ज़मीन में पड़ी है,
तो उसको ये छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके दोबारा एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स करने का काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर या अपमार्जक। और इसका मेन रोल क्या है कि ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं। अगर डीकम्पोजर ना हो तो एनवायरनमेंट क्लीन नहीं हो पाएगा, सभी साइड्स पे क्या हो जाएंगे, हीप्स लग जाएंगे डेड बॉडीज़ के, मतलब ढेर लग जाएंगे, और एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा और बीमारियों का घर बन जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फूड चेन। फूड चेन जिसको आप हिंदी में बोलते हो खाद्य श्रृंखला, ये क्या है, एक सिस्टेमेटिक ट्रांसफ़र है एनर्जी का फ्रॉम वन एनिमल या वन पॉइंट टू अनदर। तो सबसे पहला इसका हम बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर। तो यहाँ से एक फूड चेन है जिसमें सिर्फ 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप प्रोड्यूसर, उसको खाने वाले हार्बीवायर मीन्स शाकाहारी, और उसको खाने वाला कॉर्नीवायर मतलब मांसाहारी। एक दूसरी फूड चेन का एग्जांपल लिया है, इसमें 1 2 3 4 और 5 स्टेप हैं। उसके बाद एक ऐसी चेन ली है जिसमें 4 स्टेप हैं। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से फूड का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, आपका फूड चेन। ये स्मॉल भी हो सकती है, ये लार्ज भी हो सकती है, और ये मोस्टली स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट मीन्स एक जानवर को दूसरा खाएगा और दूसरे जानवर को आगे नेक्स्ट जानवर खाएगा। लेकिन फूड चेन के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते। जैसे यहाँ पे एक फूड चेन बनाई है जिसमें 5 स्टेप्स हैं, तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि फूड चेन के अंदर 5 और 6 या इससे ज़्यादा स्टेप क्यों नहीं होते। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी हम आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद आया फूड वेब, खाद्य जाल। इसमें कोई एक सिस्टेमेटिक स्ट्रेट चेन नहीं होती, इसमें कोई भी जानवर किसी भी जानवर को कंज्यूम कर सकता है, मतलब खा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फूड चेन चल रही थी जिसमें प्लांट्स को आगे जानवर खा रहे हैं और उसके बाद लास्ट पे इसको क्या है, एक टाइगर खा रहा है। इसी तरह से दूसरी साइड से एक चेन चल रही है, उसमें भी जो है टाइगर खा रहा है। लेकिन बीच में आप ऑब्जर्व करेंगे कि कई ऐसी चेन्स हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक्स मीन्स वो एक दूसरे को ही आगे एज ए फूड यूज़ कर रही हैं। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो एक ही फूड चेन से खाना ले रहा है, वो किसी और दूसरी फूड चेन से भी अपना खाना ले रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक स्नेक बना हुआ है, स्नेक फर्स्ट चेन से फ्रॉग को खा रहा है, एक चेन से वो स्पैरो को खा रहा है, और एक चेन से वो क्या है, रैट को खा रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो है कई जगह से अपना फूड ले रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब, खाद्य जाल। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक पिरामिड की शेप में डायग्राम बना हुआ है, ये इसको आप एनर्जी पिरामिड भी बोल सकते हो। तो एनर्जी पिरामिड जो है उसमें क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी दिखाया हुआ है कि एनर्जी जो है कैसे ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले सनलाइट से जो एनर्जी है वो जाती है प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर को जब खाने वाले हैं हार्बीवायर, वो एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर कॉर्नीवायर्स में, और फिर लास्ट पे उनको खाने वाले टॉप कॉर्नीवायर्स। तो अगर हम मैं पिरामिड की शेप में बात करूँ, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है प्रोड्यूसर के पास, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के पास, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, और लास्ट पे टर्शरी कंज्यूमर के पास। तो कंटिन्यूसली जो एनर्जी का लेवल है वो क्या है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर कम होता जाता है। इसलिए जो इसकी शेप है ट्रॉपिक लेवल्स की, वो क्या बनती है, पिरामिड शेप। 10% रूल। 10% रूल क्या है, जब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है तो उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल तक अवेलेबल होती है। 90% एनर्जी जो है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाती है। कहने का मीन्स है कि अगर जो एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है, जो उसको कंज्यूम करेगा हार्बीवायर, उसके पास प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में ओनली 10% एनर्जी ही पहुंचेगी, 90% एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर उस हार्बीवायर को खाने वाले कार्निवायर को उस एनर्जी का 10% मिलेगा जो हार्बीवायर के पास थी, और 90% एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी रूल को आप क्या बोलते हो, 10% रूल, 10% रूल। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक सनलाइट जिसमें क्या है 10 लाख जूल एनर्जी अवेलेबल है। जब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास मींस प्लांट्स के पास गई, तो प्लांट्स जो हैं, ये ध्यान रखना, प्लांट्स सन से जो एनर्जी आ रही है उसका 1% लेते हैं। कितना लेते हैं, 1%। लेकिन आगे
प्लांट से वो एनर्जी जो है वो 10% की फॉर्म में आगे चलती है। तो पहले 10 लाख का 1% हुआ 10,000। 10,000 जूल किसके पास एनर्जी अवेलेबल होगी? प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास। अब आगे इनका 10% होगा, 10,000 का 10% क्या हुआ? 1,000। तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी जाएगी 1,000। फिर उस 1,000 का 10% 100 जूल हो जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। और उसके बाद लास्ट पे क्या गई? इसका 10% मीन्स 10 जूल। तो हमने ऑब्जर्व किया जो एनर्जी है वो सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफ़र हो रही है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास अवेलेबल होती है? हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास, मतलब ग्रीन प्लांट्स के पास। और उसके बिल्कुल क्लोज क्या है? हार्बीवायर्स। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास अवेलेबल होती है? हार्बीवायर्स के पास। मीन्स जो प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं उनके पास सबसे अधिक एनर्जी है, और जो मांस खा रहे हैं उनके पास एनर्जी का अमाउंट क्या है? कम होता जा रहा है। अब इससे पहले एक क्वेश्चन हमने जो बोला था कि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि किसी फूड चेन में 5 या इससे ज़्यादा स्टेप क्यों नहीं हो पाते। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो एनर्जी है वो 90% लॉस हो रही है और सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल पर मिल रही है। अगर किसी फूड चेन में स्टेप की काउंटिंग 5 या 6 से ज़्यादा हो जाएगी तो लास्ट वाले लेवल वाले के पास जो है एनर्जी का अमाउंट निगलिजिबल होगा, मतलब ना के बराबर होगा। वो फूड तो खा रहा होगा ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसके पास एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। और फूड खाने का हमारा पर्पज़ क्या होता है? कि हमें एनर्जी मिले। तो फूड खाने से अगर एनर्जी ना मिले तो उस फूड का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो फूड चेन है वो लिमिटेड होती हैं, 4 या 5 स्टेप मैक्सिमम। इसी के अकॉर्डिंग हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, एक पिरामिड बनता है एनर्जी के अकॉर्डिंग। प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और लास्ट पे जो एनर्जी का लेवल है वो टर्शरी कंज्यूमर के पास होता है। ओजोन। ओजोन का फार्मूला है O3। O3 मीन्स ऑक्सीजन के 3 एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल को आप क्या बोलते हो? ओजोन। ओजोन जो है मोस्टली 15 से 35 किलोमीटर की हाइट तक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। इसको आप ओजोन लेयर बोलते हो। ओजोन लेयर के अंदर क्या होता है? जो सन से आने वाली यूवी रेज हैं वो O2 मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देती हैं O+O में, और ये O मॉलिक्यूल, O एटम ऑक्सीजन के साथ फिर कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओजोन में। तो ओजोन लेयर जो है वो एनवायरनमेंट की यूवी रेज को ऑब्जॉर्व करती हैं, अर्थ पर आने नहीं देती, जिसके कारण ओजोन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन इसको कुछ केमिकल्स हैं जो इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स होकर ओजोन के साथ रिएक्शन कर जाता है और ओजोन को जो है वो डेप्लेट करता है, जिसको आप क्या बोलते हो? ओजोन होल। ओजोन की अगर थिकनेस कम हो जाए तो उसको आप क्या कह सकते हो? ओजोन होल। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने CFC का अल्टरनेट क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे कुछ और केमिकल्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सभी नेशंस को ये सुजेस्ट किया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ जो है वो लिमिटेड किया जाए, ताकि जो एनवायरनमेंट है उसको ज़्यादा लॉस ना हो और ओजोन जो है वो ज़्यादा डिप्लेट ना हो। अगर ओजोन लेयर ना हो तो सन की यूवी रेज जो हैं वो अर्थ पर सीधी आनी शुरू हो जाएंगी, जिससे स्किन कैंसर हो जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ेगा। ओजोन के लिए मोस्टली जो रीज़न है ओजोन डिप्लेशन का वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और सुपरसोनिक जेट प्लेन्स हैं, जिसके कारण एनवायरनमेंट में ओजोन को है कंटिन्यूसली कम हो रही है। इसलिए हमें ओजोन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ओजोन की डिप्लेशन होने से रोकना पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल जिसको आप बोलते हैं जैव निम्नीकरण, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एनवायरनमेंट के अंदर डीकम्पोज किया जा सकता है, मतलब मिक्स किया जा सकता है। उसको आप क्या बोलते हो? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि कुछ फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, अगर हम उनको फेंक देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको हम फेंक देते हैं लेकिन वो एनवायरनमेंट के अंदर पड़े रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। उसको आप क्या बोलते हो? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, अजैव निम्नीकरण पदार्थ। ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं वो एनवायरनमेंट को लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट डालते हैं, मीन्स बहुत लंबे समय तक एनवायरनमेंट पे नुकसान करते हैं। जैसे प्लास्टिक हुआ, DDT हुआ, ये बहुत लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, ख़त्म नहीं होते और कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? पल्यूट करते हैं।
पोल्यूशन नॉन बायोडिग्रेडेबल भी करते हैं, लेकिन इनका जो पोल्यूशन होता है वो लिमिटेड होता है, लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इनका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के अंदर बहुत लंबे टाइम तक रहता है। होप आप सबको ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आवर एनवायरनमेंट चैप्टर भी आपका मोस्टली कवर हो गया है। थैंक यू सो मच।